नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 की पुस्तक का चैप्टर 9 लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा आप लोगों के जो एग्ज़ाम रीट का जो एग्ज़ाम चल होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी पुस्तकें हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही हैं वह अपने आप में आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग पिछले रीट के एग्जामों को देख सकते हैं, एग्जाम के प्रश्नों का आप अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन के दौरान आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वह एक एक शब्द राइट लगेगा आप लोगों को। आप लोग अपने आप पहचान जाओगे और आप जब उनके अध्ययन करोगे तो आप लोगों को अपने आप फील हो जाएगा कि 90% जो प्रश्न है वह किसमें से पूछे जा रहे हैं। 90% जो प्रश्न है रीट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तकों में से ही पूछे जा रहे हैं मित्रों। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित पुस्तकों को हल्के में ना लें, उनको बहुत गहराईता से उनका अध्ययन करें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं इन्हीं में से अधिकांश रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के सामने बाकायदा पूरे के पूरे चैप्टर को प्रस्तुत करता हूँ। चाहूँ तो मैं इसके नोट्स बना के भी आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर प्रस्तुत करता हूँ। क्या पता कौन सी लाइन में से कौन सा प्रश्न उतर जाए, इस कारण से मैं सारा का सारा चैप्टर ही आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे अपन चैप्टर 9 की तरफ। इससे पहले एक बात, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जितने भी आने वाले समय वीडियो अपलोड करूँ वह उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपन आगे। ये आप लोगों के सामने राज्य सरकार के गठन का जो चैप्टर है वो आया है। स्टार्ट करते हैं अपन। भारत 28 राज्यों तथा 7 संघ शासित क्षेत्रों का संघ है। अब 28 नहीं है, अब 29 हो चुके हैं। एक तेलंगाना नाम का राज्य भी घोषित किया जा चुका है। देश के विस्तृत भूभाग और इसकी विविधता के कारण प्रशासनिक रूप से इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग भागों में सरकार सहजता से कार्य कर सके, इसलिए शक्तियों और जिम्मेदारियों का भी विभाजन किया गया है। इस व्यवस्था से राज्य सरकार प्रशासन की वह इकाई है जो एक राज्य विशेष में काम करती है। भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों और उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगले पृष्ठ में दिया गया चित्र राज्य सरकार के ढांचे को इंगित करता है। यह जो चित्र है यह भारत का चित्र है, जो राजनीतिक मानचित्र है। नेक्स्ट पृष्ठ पे अपन चलते हैं मित्रों। ये बाकायदा राज्य सरकार का ढांचा बनाया हुआ है। यहाँ पे ये राज्य सरकार है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कार्यपालिका और दूसरी विधायिका। यदि कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कार्यपालिका में अमुक में से कौन सा शामिल नहीं है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद शामिल है। तथा दूसरा भाग है इसका विधायिका। तो विधायिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल और विधानमंडल आते हैं। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। तथा विधायिका में क्या क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद आती है। क्लियर होगी बात? तो इस नक्शे को आप लोग कंटेस्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं अपन। शक्तियों का विभाजन। बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ और राज्य सरकारों के बीच लिखित संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। सभी स्तर की सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्धारित क्षेत्र में रहकर कार्य करें। संघ सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्यों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस बात को याद रखना। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, कि संघ सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्यों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सीधी लाइन एग्जाम में आएगी कि क्या संघ सरकार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं कर सकती है, जब तक राज्य सरकार उसको अनुमति ना दे। ये पूरी लाइन लिखी हुई है। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्य सरकार की शक्तियों के स्पष्ट विभाजन की सूचीबद्ध व्यवस्था 7वीं अनुसूची में की गई है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि राज्य और संघ सरकार, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, राज्य और संघ सरकार की शक्तियों के स्पष्ट विभाजन की सूचीबद्ध व्यवस्था
कौन सी अनुसूची में की गई है? 7वीं अनुसूची में की गई है। क्लियर हो गई बात। 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इस बात को याद रखिएगा, 3 प्रकार की सूचियां हैं। देखते हैं अपन। पहली है अपनी सूचीबद्ध व्यवस्था 7वीं आ गई। 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची में संघ सरकार की शक्तियां और राज्य सूची में राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। क्लियर हो गई बात। समवर्ती सूची दोनों ही सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान यह भी कहता है कि जिन विषयों का उल्लेख किसी सूची में नहीं है वे संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित होंगे। क्लियर है बात। ये भी एक बाकायदा प्रश्न बनता है आप लोगों का कि संविधान क्या कहता है। इसको पूरा अंडरलाइन कर देता हूं मित्रों, क्योंकि एक एक लाइन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों की इम्पोर्टेंट है। कौन सा प्रश्न कब आ जाए कोई पता नहीं, कौन सी लाइन में से उठ के आ जाए कोई पता नहीं। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे एनसीईआरटी की पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मूर्ख थोड़ी ना जो वो एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ध्यान दे, कुछ तो दम है जब भी तो देते हैं। उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी बहुत दम है दोस्तों। क्लियर है बात। शक्ति विभाजन से संबंधित कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च अर्थात उच्चतम न्यायालय में ही निपटाया जाएगा। क्लियर है बात। मुख्य शक्तियों का विभाजन निम्न रूप से है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से आ रहे हैं कुछ कुछ बता दिए हैं मुख्य मुख्य: प्रतिरक्षा, विदेश मामले, युद्ध एवं शांति, बैंक, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, संचार व डाक व तार। ये संघ सूची के विषय और भी हैं लेकिन मुख्य मुख्य बताए गए हैं। राज्य सूची में क्या है? कानून और व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार और आबकारी। इधर आ जाओ आप लोग। समवर्ती सूची में क्या क्या है? शिक्षा, वन, श्रमिक संघ, संपत्ति और संपत्ति का हस्तांतरण, मिलावट, न्यास, दंड प्रक्रिया विधि और विवाह। ये समवर्ती सूची में आते हैं मित्रों। क्लियर है। मुख्य मुख्य इनको याद कर लीजिएगा, सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है। 64, 65, 98 याद करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल द्वारा संवैधानिक, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। ये कई बार प्रश्न में आ चुका है आप लोगों के एग्जाम में, तो याद रखिएगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। क्लियर है बात। राज्य का शासन उन्हीं की आज्ञा के अनुसार किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं: पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक का हो, संसद या राज्य विधायिका के किसी भी सदन की सदस्यता का ना हो तथा किसी सरकारी एवं लाभ के पद पर आसीन ना हो। ये राज्यपाल के लिए शर्तें होती हैं। राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, राज्यपाल के अनेक कार्य और शक्तियां हैं जिन्हें वह मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के परामर्श पर निष्पादित करता है। प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और एवं सदस्य आदि की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मंत्री परिषद के किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। क्लियर होगी बात। विधायी शक्तियां क्या क्या है? राज्यपाल राज्य विधायिका का अविभाज्य अंग होता है। व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और उसे विघटित करने का दायित्व राज्यपाल का है। विधानसभा चुनावों के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करता है। विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है।
कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानसभा में पारित करना आवश्यक होता है। तो देखो मित्रों, ये जो विधायी शक्तियां हैं इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और ऐसी की ऐसी लाइनें आप लोगों के एग्जाम में उतर जाती हैं और हम लोग उनको पढ़कर घबरा जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को पढ़ो, 100% सफलताएं मिलेगी और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इनको ध्यान से सुने। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। उनकी स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में ही होती है। क्लियर होगी बात। न्यायिक शक्तियां। न्यायपालिका द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम या स्थगित कर सकता है तथा क्षमा भी प्रदान कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां देखें। जब राज्यपाल यह मानता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऐसा होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन चलाता है। क्लियर होगी बात। ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वयं के विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। वास्तव में शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए वे राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और विधानसभा में बहुमत होने तक ही सत्ता में रह सकते हैं। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल डिसाइड नहीं है कि 5 वर्ष रहेगा या 4 वर्ष रहेगा। जब तक उसका बहुमत है तब तक रहेगा और एग्रीगेट माना जाता है कि 5 वर्ष के बाद चुनाव हो जाने चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री समस्त शासन व्यवस्था का नेता होता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य में नीति नियोजन करना, राज्य प्रशासन का संचालन करना, विधानमंडल में सरकार का नेतृत्व करना आदि मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य हैं। क्लियर होगी बात। ये बॉक्स में दिया हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया जी के लिए। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, याद रखना, विख्यात राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई सन 1916 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के अलावा राजस्थान के एकीकरण में भी उनकी भूमिका थी। ये केवल 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस रूप में 17 वर्ष 1954 से 1971 17 वर्ष तक राज्य की सेवा की। उन्हीं की सोच, पहल और प्रयासों का परिणाम है कि आज राजस्थान अपनी रियासत राज्य की पुरानी पहचान से आगे बढ़कर विकसित लोकतांत्रिक राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात। राज्य स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है और उनके अधीन समस्त विभागों के प्रमुख शासन सचिव तथा अन्य अधिकारी होते हैं। ये जो लाइन है मित्रों, ये जो लाइन है कि राज्य स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव होता है, यह आरपीएससी के द्वारा आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सीधा प्रश्न आया था कि राज्य स्तर पर प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है, तो सीधा सीधा आंसर था इसका कि मुख्य सचिव सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्लियर होगी बात। उसमें कैबिनेट सचिव भी लिखा हुआ था लेकिन मुख्य सचिव सर्वोच्च अधिकारी होता है। आप सोचो आरएस जैसे एग्जाम जो राजस्थान का सर्वोच्च एग्जाम है, उससे ऊपर राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं है, उसमें भी यह प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। राज्य विधायिका। राज्य विधायिका द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है। याद रखिएगा, विधायिका का गठन एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक हो सकता है। ये 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद।
बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अब तो राजस्थान भी हो रहा है शायद, में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये सभी राज्यों में अभी एक सदनात्मक व्यवस्था है। विधानसभा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के समस्त मतदाताओं द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों को विधायक विधायक या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। देश की किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 न्यूनतम 40 निर्धारित है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। राजस्थान में विधानसभा के कुल 200 सदस्य हैं। इनमें से 34 अनुसूचित जाति व 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे चित्र बना हुआ है यशोदा देवी का। ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, इस बात को याद रखिएगा। विधायक बनने के लिए निम्न शर्तें होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु हो, संघ या राज्य सरकार में लाभ के पद पर धारित नहीं करता हो तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो। विधानसभा में कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष का पद होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमामय होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन सदन द्वारा किया जाता है। सदन की बैठक से संबंधित गतिविधियों का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब है विधानसभा के कार्य और शक्तियां। मुख्य रूप से विधानसभा के दो कार्य हैं, विधायी और वित्तीय। क्लियर है बात मित्रों। विधायी कार्य के अंतर्गत राज्य और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर विधानसभा द्वारा कानून बनाए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में धन विधेयक और बजट प्रस्ताव पारित करना, विधायकों के वेतन निर्धारित करना, कर निर्धारण आदि कार्य विधानसभा द्वारा किए जाते हैं। संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन में भी विधानसभा का सहयोग रहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ये राजस्थान विधानसभा का चित्र बना हुआ है जो कि जयपुर में है मित्रों। विधानसभा का एक अन्य प्रमुख कार्य सरकार को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाना है। इसके लिए विधायक विधानसभा के सत्रों में प्रश्नों, काम रोको और निंदा प्रस्तावों के द्वारा सरकार पर निगरानी रखते हैं। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। ऐसा होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला कार्य है राष्ट्रपति एवं राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राजस्थान राज्य की विधानसभा का बदलाव सामाजिक स्वरूप, जो बदलाव हुआ है उसका मैं सामाजिक स्वरूप दिया है। ये 2008 तक का है। ये पुराने आंकड़े हैं मित्रों। लेटेस्ट आंकड़े आप लोगों की करंट की पुस्तकों में मिल जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावों के कारण राजस्थान में निर्वाचित नेतृत्व की सामाजिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिवर्तन होते रहे हैं। जहां प्रारंभिक विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा गैर आरक्षित परिवेश में था, वहीं अब स्थिति बदल गई है। नीचे सारणी दी हुई है। तो आप लोगों को मित्रों एक बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक स्तर का है सन 1952 का, आप इसको याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट यही है, अधिकांश रूप से पूछा गया है कि गैर आरक्षित समूहों का जो प्रतिशत या संख्या 1952 या प्रथम विधानसभा सत्र में कितनी थी, 61। अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी थी, 19। अनुसूचित जाति की कितनी थी, 11। अनुसूचित जनजाति की 3, अल्पसंख्यक समुदाय की 5 और गैर चिन्हित की 1 थी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों अपन। विधान परिषद गठन और शक्तियां। राज्य विधायिका के दूसरे सदन के रूप में विधान परिषद देश के कुछ राज्यों में ही है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकती है। अधिक से अधिक का कोई निर्धारण नहीं है, 1/3 निर्धारण है, याद रखना। ये सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातक के प्रतिनिधि होते हैं।
1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों में वही योग्यता होनी चाहिए जो विधानसभा के सदस्यों के लिए अपेक्षित है। अंतर केवल इतना है कि आयु सीमा यहाँ कम से कम 30 वर्ष है। याद रखना मित्रों, 30 वर्ष। क्लियर हो गई बात। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक द्वारा संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, कोई विशेष बहुमत नहीं, साधारण। एक अनुमोदन की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है। धन विधेयक परिषद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः विधेयक के क्षेत्र में विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से अधिक होती हैं, लेकिन विधान परिषद बहस और प्रश्नों द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकती है। साथ ही विधान परिषद विशेष हितों का प्रतिनिधित्व भी करती है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बना हुआ है मित्रों, और यहाँ पीपी मेनन का चित्र है, वीपी मेनन का। राजस्थान का एकीकरण है। स्वाधीनता से पूर्व राजस्थान में 19 देशीय रियासतों और 3 ठिकानों में बांटा हुआ था। ये पूरा का पूरा जो 19 देशीय रियासत हैं और 3 ठिकाने हैं, जब मैं राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल से समझाऊंगा। रजवाड़ों में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का संचालन राजा करता था। कानून बनाने, क्रियान्वित करने और न्यायिक प्रक्रिया में जनता की सहमति एवं सहभागिता नहीं थी। अनेक रियासतों में जागीरदारों के शोषण के खिलाफ जन आंदोलन हुए थे। प्रजामंडल आंदोलन, और प्रजामंडल भी पढ़ाऊंगा मित्रों, और गारंटी है कि सारे के सारे प्रजामंडल आप लोगों के मुख जवानी याद रहेंगे। आंदोलनों के परिणाम स्वरूप देशी रियासतों में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार हुआ। साथ ही इन आंदोलनों के कारण राज्य स्तर का राजनीतिक नेतृत्व विकसित हुआ। इस नेतृत्व ने स्वाधीनता के पश्चात आधुनिक राजस्थान के निर्माण और विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। इनके साथ ही जिन 2 राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान के एकीकरण में अत्यधिक योगदान दिए, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन थे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। सार क्षेत्र क्या सार संक्षेप है। इस अध्याय में हमने राज्य सरकार की ढांचागत व्यवस्था और विभिन्न शासकीय अंगों के कार्यों के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि अलग अलग स्तरों पर शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया है। संक्षेप में यह भी समझा कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ और राज्य के राजनीतिक नेतृत्व का सामाजिक परिवेश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अगले अध्याय में हम लोक कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका का अध्ययन करेंगे, जो कि 10वां चैप्टर है। देखें आप लोग शब्दावली देख लेते हैं, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो राज्य संघ की एक प्रशासनिक इकाई। संघ राज्य क्षेत्र भारत के वे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा सीधा शासन किया जाता है। विधायिका राज्य स्तर पर कानून का निर्माण करने वाली संस्था। कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। मंत्री विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रमुख। विधायक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक विधान परिषद के सदस्य। जो राज्य विधानसभा के होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं, याद रखिएगा। सही विकल्प चुनिए। राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इनमें से कोई एक आंसर है जो आप लोगों को बताना है मित्रों, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है। प्रशासनिक दृष्टि से सरकार का स्तर नहीं है। स्थानीय स्तर, घरेलू स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष। इसके साथ ही मित्रों ये मेरा 9वां चैप्टर भी समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा साथ ही बेल का जो आइकन पास में आता है उसको दबाइएगा। जैसे ही आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जितने भी आने वाले समय वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा मित्रों। इससे आप लोगों का ही फायदा है, तो फायदे का काम करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।